अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड पाकिस्तान इज अगेन डूइंग व्हाट दे यूजुअली डू। द सेकंड टेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, फॉलो ऑन लगा पाकिस्तान को, बट फॉलो ऑन के बाद एक बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप तो हुई, बट उसके बाद फिर द गेट्स ओपन एंड दे स्टार्टेड क्रम्बलिंग। 347 फॉर 5 राइट नाउ, दे आर ट्रेलिंग बाय 74 रन्स। इस मैच के हवाले से बात होगी, साथ ही साथ कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में क्या हुआ उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बात होगी कि कदाफी स्टेडियम कब तैयार हो रहा है, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने ये कहा है कि 25 जनवरी यानी कि रवां माह की 25 तारीख को कदाफी स्टेडियम मुकम्मल हो सकता है। आज दौरा किया उन्होंने, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जैसा कि आपने जिक्र किया कायदे आज़म ट्रॉफी का, पाकिस्तान टीम के साथ क्या मसला है। साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड भेज रहा है। एक और अफसोसनाक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से कि कितना नुकसान पहुंच सकता है इनकी अदम मौजूदगी में। ये वो सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब जलालुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमारे साथ कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं। कादिर साहब, क्या हालात हैं कदाफी स्टेडियम के, और क्या कहा मोहसिन नकवी साहब ने? बिल्कुल आमिर साहब, बड़े तेजी से काम जारी है और हाइस का काम इस वक्त जारी है, और कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो है वो भी भरपूर तरीके से जारी है, क्योंकि लाहौर में जो है वो इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और चंद जो है वो कुछ रोज पहले भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ जरूर था। लेकिन आज जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए, खुद मॉनिटर किया, तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। उनके साथ साथ स्मैर अहमद सैयद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी हमरा थे, आमिर मीर भी थे, और मुतअद्दिद जो इंजीनियर्स थे वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने हर एक प्लेयर पर जाकर मुआयना किया और व्यू का जायजा लिया, जबकि बेसमेंट का भी उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जो है जब उनसे सवालात हुए तो उनसे उनका ये कहना था कि 25 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, जबकि जो व्यूअर्स हैं उनको बताते चले कि 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के कदाफी स्टेडियम, और स्टेडियम है हमारे वो आईसीसी के स्टेडियम में रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी से 12 फरवरी पीरियड का टाइम हमारे पास मौजूद है। 25 जनवरी से हम 25 जनवरी की दोबारा बात करते हैं। कादिर, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है सवेरा साउथ अफ्रीका में, वो बिल्कुल जी, साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, जिस तरह का जो स्टार्टअप मिला, ऐसा लगा फॉलो ऑन की बात। एक तो जो ओपनर पार्टनरशिप बनी, वो ओपनिंग पार्टनरशिप एक हम कहीं ना कहीं किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कौन सा रिकॉर्ड बना देते हैं, बट उसके बाद जैसी विकेट गिरती है और उसके बाद हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बिकॉज मेरा क्रिकेट इज ऑल अबाउट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट इज टेस्टिंग। ये बेसिकली सेशन की क्रिकेट होती है। कई दो आप एक सेशन में पूरी टीम आउट हो जाती है, और ऑल ऑफ सडन पता चलता है वही प्लेयर्स जो है अगर फॉलो ऑन में चले गए तो 300 पे कोई विकेट नहीं गिरी। तो ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान सिचुएशन को ग्रैप नहीं कर सकता और उसको होल्ड नहीं कर सकता, ये एक बड़ी एक बैड सिचुएशन है किसी भी ऐसी टीम के लिए जो हमेशा सिचुएशन को उस तरह नहीं संभाल सकती जिस तरह एक प्रोफेशनल टीम को संभालना चाहिए। ऑल ऑफ सडन आप ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आए, फिर आपने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। इतनी बुरी पिचें नहीं है कि जहाँ पे आप फॉलमान हो जाएं। देखें, रिक लिंटन ने 259 की इसी पिच पे इनिंग खेली, और आप उसी मैच में पहले दिन ही गेम से साउथ अफ्रीका की खेलते हुए लग रहा था एक बैटिंग विकेट है, रन्स बनेंगे। एकदम से जब हमारे बैटर्स आते तो लगता है जैसे यूं चुटकी बजाई और विकेट बदल गई, जबकि विकेट कोई नहीं बदली। हमारी बेसिकली जो ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन या जो डिस्कशन है, हाँ। वो भी बड़ा मैटर करती है। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि सैम अयूब के इंजर्ड होने से क्या है कि गॉसिप्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए ड्रेसिंग रूम में कि जी अब क्या होगा, अब कौन ओपन करेगा, जिससे जो सिचुएशन हो सकता है जी हाफिज इमरान को ओपन कराते, हो सकता है सौ शकील कर रहे। अभी देखें 205 पे पहली विकेट गिरी, लेकिन बाबर आजम ने मेरा ख्याल कुछ 6-7 साल के बाद ओपन किए। तो उसमें इतना बड़ा, इससे पहले तो किसी ने टेस्ट क्रिकेट में हमारी तरफ से इतना ओपनिंग स्टैंड नहीं किया पिछले। लेकिन आपने एक अहम बात की कि सिचुएशन जब आपने होल्ड करना होती है या संभालना होती है, पाकिस्तान उस प्रोफेशनल टीम की तरह उसको नहीं कर पाता। जलाल भाई, ये किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई सिचुएशन पाकिस्तान संभाल सकता था, और आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मौका था जब पाकिस्तान
मैच में वापस आ सकता था और उसको ज़ाया किया। प्रोफेशनली क्यों हैंडल नहीं कर पाते हम? देखिए, टेस्ट क्रिकेट है। अगर पहली इनिंग में एक टीम ने 600 प्लस रन बना दिए हैं तो आपको अंडर प्रेशर तो कर दिया ना उन्होंने। अंडर प्रेशर करके ही मैच जीते जाते हैं। ठीक। तो इनिशियली अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई थी। उसकी रीज़न यही था कि हम हमसे एक तो हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए और बल्कि मान लेना चाहिए कि हम यानी एज ए पाकिस्तान टीम प्लेयर का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो जो टॉप टीम है उनसे नीचे है। जब दो टीमें एक बराबर की नहीं होती तो फिर एक जो अच्छी टीम होती है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर से जब बड़े यानी टेस्ट मैच हो या 4-डे मैच हो वहाँ पे वो टीमें जीता करती हैं जो बेहतर होती हैं। चाहे वो फिजिकल साइड देख लें, टेक्निकल साइड देख लें या उनकी मेंटल साइड देख लें, वो हमसे बेहतर है। ये कोई मानने को तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हम वो स्किल जो उनके पास है, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो चाहे वो क्रिकेट स्किल हो, दोनों में हमसे वो बेहतर हैं। तो एक तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरे, जब हम ऐसे इस लेवल पे खेल रहे होते हैं तो हमें हाफ अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना होता है। जैसे ऐसा कैच जो जरा सा आगे गिरा है वो हमें करना चाहिए अगर आप टॉप टीमों से खेलें। इसी तरह रन आउट जब हम देखते हैं 2-3 दफ़ा मिस हो जाता है, वो मिस हो गया। मिस नहीं हुआ क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप उसको हिट कर सकें। अगर 10 दफ़ा आप थ्रो करें तो 8 दफ़ा विकेट पर लगना चाहिए। हम मिस कर देते हैं। इसी तरह हम कैच तक पहुंच नहीं पाते किसी वक्त अगर फील्ड का कोई कैच आ जाए। तो ये वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिससे टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। हम इन चीज़ों में लैग कर रहे हैं। तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन मिल जाए हमें जहाँ हर चीज़ हमारे फेवर में हो तो वहाँ हम परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज जहाँ भी आपको एक टफ कंपटीशन अपोनेंट से मिलेगा और कंडीशन थोड़ी सी बॉलिंग के फेवर में होगी, खासतौर से पेस बॉलिंग के, वहाँ पे हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कोई नई बात नहीं है और ये जाना पहचाना फ्लॉज है हमारे जो आज तक किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। मुजाहिद साहब, जाने पहचाने फ्लॉज हैं, यानी हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, जिस तरह जलाल साहब ने कहा, वक्तन फ़वक्तन ये होता रहा है कि हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट फुल चांसेस को भी हम बिल्कुल ड्रॉप चांस कर देते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कभी किसी ज़माने में कहीं ये बेहतरी आएगी? बिकॉज रन आउट्स हो जाए, डायरेक्ट हिट्स हो जाए, आप बहुत रेयरिटी में देखते हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से। होता ये है सवेरा, बेसिकली जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो उनका जो प्लेइंग स्टाइल है ऑल ऑफ सडन हम उनको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुल्तान में उन्होंने 600 रन कर दिए एक ही दिन में, और आपने देखा कि यार अटैकिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी और इसको टेस्ट क्रिकेट में भी आना चाहिए जिस तरह इंग्लैंड लेके आया। तो जब आप किसी को अननेसेसरी या जोर लगा के फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस, जैसे जलाल ने कहा, कि फ्लॉस आपको फिर ज़्यादा दिखते हैं। और ये कमज़ोरियाँ जो अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ पॉइंट्स के, यार फ्लॉस जो बड़ी देर से चले आ रहे हैं, वाकई इसको आप मिनिमाइज़ करना चाहिए। आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि दबाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप इसको ज़ोर से दबाएंगे तो ऑल ऑफ सडन एकदम से फिर ये ऊपर आएंगी। तो आप इसको दबा दबा के आगे अपनी क्रिकेट को ड्रैग कर सकते हैं। वैसे और कोई चांसेस नहीं, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कई दफ़ा कि पॉइंट का अच्छा फील्डर कौन है, कवर का अच्छा फील्डर कौन है, उसकी रेंज कैसी है, आया कि वो कितना माइक्रो सेकंड में बॉल उठा के वापस फेंकता है। और स्लिप के स्पेशलिस्ट देखें, 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में स्लिप है, फास्ट बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है। तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट होने के लिए फिर मानना भी पड़ेगा और उस तरह की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा जलालुद्दीन साहब, जब हम ये इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, बाबर आजम और शान मसूद की जो इनिंग्स है, सेकेंड इनिंग्स फॉलो ऑन के बाद, ये जब पहली इनिंग्स के साथ इसका मवाजना करते हैं तो किस चीज़ का फ़र्क आप महसूस करते हैं कि पहली इनिंग्स भी वही पिच था लेकिन रन्स नहीं हुए, दूसरी इनिंग्स में इन्हीं लोगों ने रन्स किए? ये क्रिकेट है, इसमें हर वक्त एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। किसी फेज में आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाती है जिसमें आप बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप गेम को देखेंगे ना तो वो यही है कि आप किस तरह दूसरे को अंडर प्रेशर करते हैं। तो पहली इनिंग में जब आप इतने शॉर्ट रन पे आउट हो गए तो आप पे से प्रेशर हट जाता है। जब आप बहुत ख़राब खेल लेते हैं तो फिर उससे ज़्यादा ख़राब तो नहीं खेल सकते ना। तो जब आप पे से वो प्रेशर रिलीज होता है तो फिर आप अपने नॉर्मल आ जाते हैं। हम इसे कहते हैं चरिया फैक्टर, कहते हैं हम इसे, कि भाई अब क्या होगा, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। तो जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। और हम अक्सर, आपने देखा, हम बहुत ख़राब खेल के अच्छा खेल लेते हैं, ये अक्सर हुआ है हमारे यहाँ। तो एक तो वो फैक्टर था। दूसरे, जाहिर है कि फॉलो ऑन के बाद ना उनकी वो बॉलर उतने फ्रेश थे, ना जो
एक सिलसिला चल रहा था आउट करने का, उसमें इन्होंने थोड़ा सा ज़ाहिर है बेहतर खेला तो वो परफॉर्मेंस हुई, मगर ओवरऑल गेम क्या है, गेम तो अभी उन्हीं के फेवर में है ना। ये ऐसे टेस्ट मैचेस में आते हैं सेशन के जहाँ एक आध पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाती है, अगर ये पार्टनरशिप आखिर तक जाती है और हमारा मैच बच जाता है या हम उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए कुछ रन ऐड कर देते, वो तो अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तो हम अंडर प्रेशर ही दोबारा गेम में हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर हुई है, जो कि किसी भी क्रिकेट में ऐसे वक्त आते हैं जब कभी आप क्रिकेट तो खेलना आती है ना, मगर वो क्रिकेट के स्टैंडर्ड जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं इन ऑल एरियाज, वो हमारे पास नहीं है। कभी हम खेल लेते हैं अच्छा, कभी बिल्कुल खराब खेल लेते हैं। तो ये चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट पे टॉप टीमों में नहीं होती कि हर वक्त अच्छा खराब खेलते रहे। खराब हर टीम खेल सकती है, मगर वो जनरली वो एक कंसिस्टेंसी से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। तो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ मिसिंग है, और इसकी बहुत सी बुनियादी वजह है कि हमारे जो ग्रास रूट्स क्रिकेट से जो डेवलपमेंट होनी है आज के मॉडर्न डेज में, वो नहीं। हम ओनली कॉस्मेटिक सर्जरी, अभी आपने देखा जो ये चैंपियंस कप है, ये एक अननेसेसरी एक स्ट्रक्चर जो हमारा ऑलरेडी क्रिकेट स्ट्रक्चर उसके प्रावर में लाके खड़ा कर दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। वही प्लेयर खेल रहे हैं, उनमें फ्लॉज हैं, उनको इस एज में जाके सही किया नहीं जा सकता। अर्ली एज में सही करने की बात है, लॉन्ग टर्म पे जाके क्रिकेट सही होगी, वरना ये ऐसे इन फेजेस में हम खेलते रहेंगे। और ये हम देख ही रहे हैं, 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि कभी अच्छा खेल लिया लगता है कि टीम सही होगी, टीम थोड़ी सही होती है। उस फेज में कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं तो आप अच्छा खेलने लगते हैं, मगर अल्टीमेटली ओवरऑल क्रिकेट सही करने के लिए एक लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल लंबी प्लानिंग की जरूरत है। और जहां इनकंसिस्टेंसी की बात की जलाल साहब ने, इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से हम फायदा नहीं उठा पाते जहां हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। जो आज फॉलो ऑन के बाद पार्टनरशिप लगी, हम उस पर भी कैपिटलाइज कर सकते थे। बट जब आप साउथ अफ्रीका की इनिंग की बात करते हैं, आपको दो भारी भरकम पार्टनरशिप्स वहां पे दिखती हैं। एक 235 रन की जहां पे बबूमा और रिकल्टन आमने सामने होते हैं, और उसके बाद जो है रिकल्टन और वर्नन की पार्टनरशिप 148। हम इंतजार क्यों करते हैं इस बात का कि बैटर कब गलती करेगा तो ये पार्टनरशिप टूटेगी? हम ट्रैप करने की कोशिश ही नहीं करते। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंसिस्टेंट या रिपीटेबल, वो पाकिस्तान बहुत अरसे से लैग कर रहा है। अब आपने देखना ये है कि अब अगर हम किसी का एग्जांपल देते हैं, सपोज हम नसीम शाह का देते हैं कि उस दिन आपके ही प्रोग्राम में एक बात की मुश्ताक ने कि जी उसका एक्शन रिपीटेबल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि एक बॉलर का जब एक्शन रिपीटेबल नहीं है, वो एक इनिंग में 5 आउट करता है, अगली इनिंग में उसको कोई विकेट नहीं मिलती, इसका मतलब है वो रिपीटेबल नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उनको आइडेंटिफाई करके इन फ्लॉज को कट डाउन करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है कि प्लेयर्स को डेवलप कैसे किया जाता है, उसके बाद रिपीटेबल कैसे किया जाता है, और उनको मैच विनर कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे फेसेस हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेशन। इन चीज़ों पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप वाकई जिस तरह जलाल ने बात की कि बड़ी टीमों को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। आप बड़ी टीमों को कम्पीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त क्या वाकई हम कज़ाफ़ी स्टेडियम को तैयार कर पाएंगे 25 जनवरी तक, जो कि डेडलाइन दी है आज मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कादिर ख्वाजा साहब, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 25 तक, या फिर कुछ काम बाकी रहेगा? यानी कुशन रखे हम 12 फरवरी तक? बिल्कुल ये हर किसी का यही जहन में सवाल है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या अपनी उसी तरह लुक में निकल आएगा जिस तरह उसका डिज़ाइन और जिस तरह उसका तमाम तरह जो उसका 3D डिज़ाइन मुरतब किया गया था, बनाया गया था, वो आगे पेश किया गया था, उसकी प्रेजेंटेशन दी गई थी। आज ये भी सवाल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुआ कि क्या ये डेडलाइन जो है 25 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका यही कहना था कि 85 दिनों में इतना जो है वो स्टेडियम का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, और अब जो है वो चंद जो है वो फीसद का काम बाकी है। लिहाजा उनको कह दिया गया है कि धुंध हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने जो है वो इसको मुकम्मल करना है। और हमने अंदर मेन बिल्डिंग में भी जाके देखा, उसके बाद जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसमें भी जाके देखा। तो अभी अंदर जो है वो पैनलिंग वगैरह, AC का वायरिंग वगैरह, वो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। बड़े गौर से देखा आपने कादिर ख्वाजा सारी चीजों, वायरिंग तक घुस गया। जी कंटिन्यू। अच्छा, वहां पर जो है वो हमने देखा है कि प्रोजेक्ट की रफ्तार पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है, और
चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो मुकम्मल नया स्टेडियम उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी ने कि स्टेडियम जल्द सहूलतों के साथ जदीद सहूलतों के साथ भी तैयार होगा और मुतअद्दिद जो महकमे थे वहां पर FWO के भी और मुतअद्दिद जो लोग अच्छा कादर, कथा कलामी की माफी कादर, फ्लड लाइट्स क्योंकि अब चेंज हुई हैं और LED लाइट्स हम देख रहे हैं कि LED लाइट्स जो है लग रही हैं। हमने 2023 में इंडियन जो वो थे सारे स्टेडियम्स थे उसमें LED लाइट शोज देखे थे। कुछ इस तरह की भी बातचीत हुई मोहसिन नकवी साहब से? कुछ इस तरह की प्लानिंग भी दिखती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? एग्जैक्टली सवेरा देखें, ये जो जदीद लाइट्स हैं इसकी तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और पूरे स्टेडियम में चारों एतराफ जो है वो लेजर लाइट्स जो इंपोर्ट की गई हैं ऑस्ट्रेलिया से और उनके साथ साथ जो LED लाइट्स इंपोर्ट की गई हैं वो भी लगनी शुरू हो चुकी हैं और इफ्तिताही तकरीब जब होगी, जिस तरह हमने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में अगर देखें तो वहां पर जब मैच होता था उसके दरमियान में जब वक्फा आता था तो उसकी तमाम तर LED लाइट्स बंद करके एक लेजर शो किया जाता था और मुतअद्दिद जो लाइट्स थी उनके रंग बिरंगी वो लाइट्स के शो जो है वो उससे महजूद होते थे काफी हद तक शायकीन क्रिकेट। इसी तरह का वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट की गई है और वहां पर पहुंच चुकी है कदाफी स्टेडियम में। जो खंदक खोदी गई थी उसके ऊपर भी नेट लगना शुरू हो चुका है। तो ये जो साइड काम थे, तमाम तर काम जो थे वो उनको हल करना अब शुरू कर दिया गया है। उनको अब फिलिंग की तरफ मतलब अब हतमी मरहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा साहब आपका। जलालुद्दीन साहब, जैसे अभी रिपीटेबल एक्शन की बात हुई है, चूंकि बहसीत फास्ट बॉलर अगर आपसे ये जाना जाए कि पाकिस्तान के अगर इस फास्ट बॉलर के बारे में जो जिनका नाम लिया मुश्ताक अहमद साहब ने, मुजाहिद जमशेद साहब उनका हवाला दिया है, इतनी अरसे की क्रिकेट के बाद भी अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो इसकी क्या वजह है? कोई फिजिकल फिटनेस आपके ख्याल में इसमें आड़े आती है या फिर कोई टेक्निकल साइड है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अगर इस लेवल पे आके अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो इसका मतलब वो डिजर्विंग प्लेयर ही नहीं है। जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो भी कोई पहला टेस्ट तो नहीं खेल रहा ना, वो तो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है जी। तो रिपीटेबल एक्शन को करने के लिए जाहिर है कि एक तो आपका बायोमैकेनिकली आपकी लिम्स कोऑर्डिनेशन का होता है, दूसरा जो आप बाय प्रैक्टिस जिसे आप रिपीट करते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं इतने टाइम रिपीट करने के बाद आपकी मसल मेमोरी में चली जाती है तो वो रिपीटेबल बनता है। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, अगर हमारे हिसाब से तो क्रिकेट बहुत खेल लिए। तो इसके जो फ्लॉज हैं उसको आपको बायोमैकेनिकली देखना होगा कि क्यों उनका कंट्रोल नहीं। रिपीटेबल का मतलब यही है कि उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल अच्छा ना होने की कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो उनका ओवरऑल बैलेंस व्हेन दे लैंड, फ्रंट फुट और बैक फुट लैंडिंग में अगर बैलेंस अच्छा नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो कंट्रोल कभी नहीं होगा। दूसरा एरिया होता है रिस्ट का। रिस्ट अगर कंट्रोल नहीं है तो भी मूवमेंट को कंट्रोल आप नहीं कर पाते। फिर आपके बाकी आपकी प्रैक्टिस आपको सही करती है। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी देखी जाती है, ये तो उससे पहले वाले स्टेज पे आपको सही करके इंटरनेशनल में लाना होता है। आपका जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो हर लिहाज से मोर और लेस कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ है कि रिपीटेबल नहीं है तो ज़्यादातर बच्चों में होता है जो अभी क्रिकेट शुरू करके थोड़ा अरसा हुआ होता है। तो ऐसा तो नहीं है नसीम शाह का। तो जो लोग उनके साथ काम करते रहे उनको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है ना, उनको पता होना चाहिए कि वजह क्या है कि ये रिपीटेबल नहीं है या कंसिस्टेंसी इनकी लाइन लेंथ में नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है? बायोमैकेनिकली कोई वजह है, कोई मेंटल साइड का कोई इशू है या उनके कोई रिस्क का इशू है। ये 3-4 चीज़ें होती है जिसकी वजह से रिपीटेबल नहीं होता। मोर और लेस ज़्यादातर यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका रिपीटेबल बन जाता है, मगर उससे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को देखा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन इस स्टेज पे उठाना और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला देना बनता नहीं है। वो काफी टाइम से तो खेल ही रहे हैं, अभी अब तो बहुत लेट हो गया हम ये कहने में शायद कि बनता नहीं है। बट जलाल साहब एक तरफ जब नसीम शाह की बात करें, जो बनता नहीं से मेरी मुराद ये है कि जब आप यहाँ के इतनी देर बाद ये जो आपने खुद भी कहा एक तरह से खेला, तो ये बात तो बहुत पहले जज कर लेनी चाहिए थी और उनको सही कर देना चाहिए था। तो अब इस स्टेज पे आगे बात कहना तो यूजलेस सी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहले वो रिपीटेटिव एक्शन था और अभी क्या कोई फिटनेस, कोई निगल के इशू की वजह से मे बी शायद उस वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं? बट जलाल साहब इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। नसीम शाह जो कि हमारे ODI फॉर्मेट के भी फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर हैं, एक दूसरे फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर जो कि जिनको हमने रेस्ट दिया इस सीरीज से, जो कि BPL में फीचर कर रहे हैं,
एक साइम अयूब को अभी हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खो चुके हैं, 6 हफ्ते कह रहे हैं, मगर मोस्ट प्रॉब्ली 6 हफ्ते इज द मिनिमम टाइम जो कि उनको लगेगा, मैक्सिमम अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी को हम लीग खेलने भेज देते हैं। आपको लगता है कोई मतलब कुछ थॉट प्रोसेस है पीसीबी के डिसीजन मेकिंग में कि नहीं? डिसीजन मेकिंग तो बहुत सारे कमी है उसमें। देखें ना, एट ए सडन कोई चीज़ होती है और फिर किसी को एक ही बात को मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई किया जाता है, जिसमें अभी आप यही देख लेंगे, अगर आप उनको रेस्ट कराएं तो फिर आपने बीपीएल में क्यों भेज दिया, और अगर किसी को किसी वजह से आप रोक देते हैं लीग ना खेलने से, उन्हें सिर्फ उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। देखिए, प्लेयर इज वैल्यू, प्लेयर की हमें वैल्यू करनी है, और उसके साथ साथ प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करे जो एक रिक्वायरमेंट है। तो हमें सज़ा देना, बहुत शौक से हम सज़ा दे रहे होते हैं, सज़ा देना ऐसे कोई चीज़ें सही नहीं होती, बल्कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और क्योंकि आजकल जो फाइनेंशियल मैटर है उनको आप अगर रोकेंगे प्लेयर को उनसे, तो कभी भी वो आपको पॉजिटिव वे में आपकी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, अब उनको तो थोड़ा सा रेस्ट कराया गया है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा टफ होता है, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया है, तो साथ साथ आप उनको वहाँ पे भी भेज रहे हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड जो है डिसीजन मेकिंग में, ये सबसे बुरी चीज़ होती है। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे ग्राउंड्स होते हैं, उसके पीछे बेसिस होती है। बट रियलिटी में ही हम लॉजिक दिखाते हैं, रियलिटी में ही हम कोई ग्राउंड्स दिखाते हैं, किसी के लिए कोई और पॉलिसी, किसी के लिए कोई और पॉलिसी। बट वक्त इस वक्त जो है ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे कितना बड़ा सेटबैक होगा साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, अगर अनअवेलेबिलिटी होती है तो। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली जो कायदे आजम ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या इन परफॉर्मर्स को कहीं मौका मिलेगा अपने आप को आगे हाईलाइट करने का कि नहीं? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की खामियां ठीक क्यों नहीं होती, इस्लाह क्यों नहीं होती, दुरुस्तगी क्यों नहीं होती, क्या कोई रास्ते में रुकावट है? मुजाहिद साहब, आपने कहा कि आपकी प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, जैसे जलालुद्दीन साहब ने कहा कि ये हमें नज़र आ रहा है, हम कभी टीम अच्छा खेलती है तो समझते हैं कि शायद हम अच्छे हो गए, लेकिन वो फेज़ आता है जिसमें आप अच्छा खेल जाते हैं, चीज़ें आपके फेवर में हो रही होती हैं। तो ये कौन इसके रास्ते में रुकावट है, इन खामियों को दूर करने के लिए, इन गलतियों को सुधारने के लिए? कुछ सिस्टम में ख़राबी है? देखें, सिस्टम की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई दफ़ा आप इंडिविजुअल इस तरह की एक्सरसाइज या प्रिपरेशन करते हो जिसमें आपको, अगर हम बाबर की बात करें, अब बाबर को तो कोच की ज़रूरत नहीं है, ही नीड अ लिटिल बिट मेंटोर, कि उसे पता है कि कौन सी पिच पे किस तरह का बैटिंग स्टाइल अडेप्ट करना है, या कौन सा अगर सीधा पिच है तो उसको लंबा कैसे खेलते, अगर सेशन टू सेशन जो प्लानिंग होती है वो खुद प्लेयर खुद करता है। एक रस्से से बाहर प्लानिंग होती है, एक रस्से के अंदर वाली प्लानिंग, वो रस्से वाली प्लानिंग जो है वो ओल्ड फैशन हो गया। अब प्लेयर अपनी प्लानिंग के साथ अपना डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह बाबर या रिजवान, इनको अब कोचों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि सिचुएशन रीडिंग जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है उस पर उसको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना या उसको बैठ के फीडबैक देना वो ज़रूरी होता है, मतलब पैगामात भिजवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर देखें कि पहली, मतलब आप ये मानते हैं कि सिस्टम इसमें कसूरवार नहीं है? नहीं, इससे कभी भी नहीं। देखें, आप एक जलाल साहब से पूछें, नहीं, अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जिस तरह सैम अयूब फ्लॉप हुआ तो सिस्टम कभी भी अलाउड ना करता है इतना लंबा रन देने के लिए, लेकिन अब अगर जिस जगह पे इस वक्त सैम खड़ा है तो मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी प्रोग्रेस करने वाला प्लेयर पूरी पाकिस्तान की इन दिनों असल में वैसे ही सैम या साइम जो है ना वो दुनिया में ऊपर जा रहे हैं, वो सैम कॉन्स्टेंस हो गया, फिर सैम अयूब। जलालुद्दीन साहब, क्या वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है और उसके बावजूद ठीक चलने के हम ठीक नहीं हो पा रहे? अरे निज़ाम तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, किसने कहा नहीं सही चल रहा है। देखें, एक है स्ट्रक्चर, क्रिकेट स्ट्रक्चर हमारा सही है, मगर क्रिकेट स्ट्रक्चर को चलाना एक अलग बात है, जो लोग चला रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है ना। जिसका जो रोल है वो करता नहीं, चाहे वो क्लब से लेके आप फर्स्ट क्लास तक आ जाओ, इवन पीसीबी तक आ जाओ। पीसीबी का काम नहीं है कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से लेके तक वो कंट्रोल करे, वो कंट्रोल कर रहे हैं, यही सिस्टम खराब हो गया, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई।
पीसीबी को आपको पता है ना क्लब तक इंटरवीन करती है, तो वो उनका काम नहीं है। एसोसिएशन जो है जो या रीजन है उनका ना आज तक तो मैंने किसी को ऑफिस देखे, ना उनके अपने फंड देखे, ना उनके अपनी मैनेजमेंट देखी, सब पीसीबी खर्चा करता है। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम तो यही खराब हो गया ना। ये काम ये उनका नहीं है, जिसका जो काम है वो करेगा और प्रोफेशनल लोगों को लाएगा, हायर करेगा, तब आपका सही चलेगा। मगर अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि क्लब से आदमी डिस्ट्रिक्ट खेलता है, डिस्ट्रिक्ट से रीजन में आता है, वो स्ट्रक्चर सही है। अब स्ट्रक्चर को चलाने वाले जो है वो सही नहीं है, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग है और जो मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो तो है ही नहीं। फिर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ द गेम है क्लब से लेके आगे तक, वो इतना पुअर किस्म का है, उसमें जो बाकी डबल खराबी हो जाती है वो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट है। कहाँ से सही हुआ हमारा सिस्टम का मतलब है ओवरऑल उसकी मैनेजमेंट, वो तो सही नहीं है ना, उसकी वजह से बड़ी खराबियां। दूसरा आपको मैं एक मिसाल अभी ये दे दूं ना, चैंपियंस जो आपने कप का एक शोशा छोड़ दिया बीच में, इसकी क्या जरूरत थी? जो आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ उसको आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे ले जाना चाहिए था, उससे ही प्लेयर आने चाहिए थे। जब क्रिकेट सही होगी, मैं पिछले 10-15 साल से कह रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म पे ग्रास रूट्स पे अपनी चीज़ों को सही नहीं किया तो आपकी कभी भी क्रिकेट सही नहीं होगी। वो थोड़ी देर को अच्छी लगती है, बुरी लगने लगती है। उसमें मैंने एक प्रपोजल भी दिया था कि पीसीबी हर काम अगर नहीं कर रही तो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, जो करंट प्लेयर हैं, अगर वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेल के वापस आए हैं, वो इतने बड़े लेवल पे जाके उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो अब पे बैक करें। पे बैक करने का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई वापस आता ही, सब कहता है हमें दिए जाओ। तो अगर वो एक अपने डिस्ट्रिक्ट से एक 15 साल के बच्चों का एक 15 या 20 लड़का ग्रुप लेके उनकी एक साल की क्वालिटी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं, जो उनके लिए पीनट्स के बराबर है, उनके पास इतने ताल्लुकात होते हैं, तो वहाँ से क्रिकेट सही होगी। अगर पीसीबी नहीं कर रहा तो प्लेयर खाली बैठ के ये कहते रहे कि जी हमें ये करना चाहिए या हम कैसे सही होगी। बट जलाल साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसलिए डिसेंट्रलाइज नहीं करता चीजें कि उनके हाथ से निकल जाएंगी चीजें, वो अपने कंट्रोल में हर चीज रखना चाहते हैं, चाहे वो क्लब्स हो, रीजन्स हो, वो इसलिए अंडर कंट्रोल रखते हैं और डिसेंट्रलाइज नहीं करते किसी भी चीज को? हाँ, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको इसकी वजह समझा देता हूँ। असल जो जाके जो कहानी खत्म होती है ना, वो गवर्निंग बोर्ड पे होती है। ठीक है ना, जो भी वो कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें ऐसे लोग गवर्निंग बोर्ड में चाहिए कि जो सिर्फ साइन करें। ठीक है ना, कोई बात को वो ना करें, क्योंकि आपको पता है ना जब जो भी फैसले होते हैं वो गवर्निंग बोर्ड को अप्रूव करना होता है। अगर वो अप्रूव ना करें, जैसे हमारे चेयरमैन साहब बहुत से डिसीजन ले लेते हैं, अगर उसको बाद में वो अप्रूव कराते हैं, अगर वहां पर रुकावटें आने लगे तो वो चाहता नहीं, कोई चेयरमैन नहीं चाहता, इसलिए वो चाहे लाइक माइंडेड लोग, वो लोग आए जो सिर्फ यस करें। यस मैन, ठीक है ना। और मैं भी एक दफा 2010 में मुझे डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, जो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहते रहे कि शायद ये हमारे खिलाफ बोलेगा। और मैं हाई कोर्ट गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और फैसला नहीं हुआ और वो मेरा टेन्योर खत्म हो गया। तो असल खेल जो कंट्रोल करने की जो अल्टीमेट जहाँ उन्हें जो उनका मकसद है वो पूरा करते हैं गवर्निंग बोर्ड के लिए। तो इसकी बड़ी वजह बाज़ाहिर यही है और सारा गेम भी वही है कि गवर्निंग बोर्ड में अगर सारा खेल वही है। गवर्निंग बोर्ड के हिसाब से अगर चीज़ें आपकी नीचे से ठीक नहीं है तो ऊपर जाकर ठीक नहीं होंगी। साइम अयूब अनफिट हुए हैं, इस इंजर्ड हो गए इस टेस्ट मैच के दौरान जो कभी चल रहा है। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धचका है? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी इसी के इर्द गिर्द डिज़ाइन कर रहा होगा ना, जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी। देखो बेसिकली सैम के जाने से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है पाकिस्तान के चैंपियन बनने में, हो सकता है वो बहुत बड़ा। देखें आप उसको देखते हैं एज ए ओपनर, वो ओपनर जो इनफॉर्म, वो ओपनर जो अपोजिशन के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट है, वो ओपनर जो 10 ओवर करने के फुली लोडेड है कि आप उसको जिस नए बॉल पे भी बॉल करवा सकते हो, मिडल में भी करवा सकते हो। जब कोई अच्छा आप समझते हो वो बॉल भी कर सकता है 10 ओवर। अगर मैं कोच हूँ तो मतलब आप बैटिंग से हट के वेरी यूटिलिटी। अब आप देखें पूरे ग्राउंड में जिस जगह पे भी आप खड़ा करना चाहे उसका वो स्पेशलिस्ट फील्डर भी है। तो वो एक अलग ही पहचान बन चुका हुआ है दुनिया की क्रिकेट में। और दूसरा अभी इमर्जिंग प्लेयर में उसका नाम भी है कि टॉप 5 में, मीन्स के मैं समझता हूँ कि उसको, या वो श्रीलंकन प्लेयर जिसने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इन दोनों में से किसी ना किसी को प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर होना चाहिए। तो इतनी क्वालिटी जो मेंडेस है, देखें
आप अगर श्रीलंका का जो इसने रन्स तो, किए हैं बड़े जी हाँ। वो उसने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी था 100+ का स्ट्राइक। कमांडो मेंडिस मेरा ख्याल है। कमांडो मेंडिस, यस एग्जैक्टली। तो अगर आप सैम की बात करें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, अगर सैम और फ़खर जमान अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करते हैं पावर तो पैक आपस देखें, आप जब आप क्रीज पे होते हैं आपकी बॉलिंग जो अपोजिशन होती है उस पर आपका कितना थ्रेट होता है, आपके पास स्कोरिंग शॉट और गैप्स में खेलने वाले शॉट्स कितने। बाबर, सैम और फ़खर के पास ये शॉट ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर सैम अयूब चैंपियनशिप ना खेल सका। ये 19-20 वही टाइम फ्रेम है जलाल साहब, जब हम साइम की बात करते हैं 2023 में जरा हम वापस चले जाएं तो नसीम इंजर्ड हुए थे LPL गालिबन लंदन प्रीमियर लीग खेलते खेलते, और उसी किस्म का टाइम फ्रेम था कि एशिया कप सर पे खड़ा हुआ था एंड देन वर्ल्ड कप था। हम फिर उसी मुश्किलात में घिर गए। देखिए जाहिर है साइम अयूब को अगर आप 3 महीने पहले देखें तो लोग यही कहे जा रहे थे कि भाई इन्हें इतना मौका दे दिया, किसी और को नहीं दिया गया। तो इसका मतलब है कि किसी ने ये ज़रूर जज किया था कि इनमें वो टैलेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा विजडम की बात होती है कि आपको ये नज़र आ जाए कि ये बच्चा इंटरनेशनल टैलेंट है इसमें या मटेरियल है या नहीं है। तो एक तो बात होगी 3 महीने पहले उनको कोई ज़्यादातर लोग बुरा भला कह रहे थे कि इतना मौका किसी को नहीं मिलता। दूसरा ये कि आइडेंटिफाई ऑफ टैलेंट जो है वो अर्ली एज में अगर कर लिया जाए, बल्कि साइम अयूब को तो हमने ही किया था, हम 2016 में इनको ले गए थे इंडिया एक टीम के साथ, अपने अंडर 15 के साथ, वहाँ ये मैन ऑफ द मैच और सारे इन्होंने बहुत सारे जीते थे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट अर्ली एज में होना चाहिए, और जब आप ये इस्टेब्लिश कर लें कि ये टैलेंट इंटरनेशनल मटेरियल है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जैसे साइम अयूब को मिली। अब जाहिर है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर बन गए हैं तो उनसे जाने का टीम में असर तो जरूर पड़ेगा, मगर हम जो कह रहे हैं कि बस ये नहीं है तो सारी चीज, तो ये भी एक वो सिस्टम की खराबी है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो अगर एक टॉप प्लेयर निकल जाता है तो आप उसके जगह पे दूसरा प्लेयर उस जैसा ना हो तो उससे मिलता जुलता प्लेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि आप इंडिया की मिसाल ले सकते हैं आसानी से। तो ये भी सिस्टम की खराबी है, एक प्लेयर पे आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। एक टीम होती है जो सारे 11 प्लेयरों का रोल होता है, उसका रोल जाहिर है जो अच्छा प्लेयर होता है उसकी अहमियत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मगर ये चीज़ होना भी एक खराबी है। साइम अयूब से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मगर इसका अल्टरनेट नहीं होगा। मगर लग ये रहा है कि अब शायद फ़खर जमान को अब शायद माफ़ी मिल जाए, क्योंकि साइम अयूब शायद नहीं होंगे। फ़खर जमान की माफ़ी आसान हो गई है मुजाहिद साहब इसके बाद। देखो इमरान, बात ये है कि मैं साइम अयूब को क्यों इतना हाईली रेट कर रहा हूँ, उसके पीछे एक चीज़ है कि जो उसने दूसरे मैच में वनडे क्रिकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इनिंग खेली, पिच थोड़ा सा स्टिकी था, रुक के आ रहा था, उसमें उसने शॉट को कंट्रोल किया, मिनिमाइज किया और मिल्किंग किया, सिंगल डबल्स पे किया, अपने नेचुरल गेम से हट के खेले। गेम से हट के जब आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हो और उस लेवल पे आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं मैच विनर बन सकता हूँ, तो वो उस मैच में वो सारी रिफ्लेक्शन नज़र आई जो एक क्वालिटी प्लेयर्स में जो मैच्योरिटी की तरफ इतनी रैपिडली जा रहा है। तो ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, आप फ़कत के साथ साथ मैच्योर और ग्रो किस तरह कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जलाल साहब, आप जब अभी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की ये टीम जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में खेल रही है, आप इसको मजमूई तौर पर इस टूर से क्या आपके ख्याल में, कुछ जैसे बाबर ने रन्स किए हैं, रिजवान के गलत शॉट्स हैं, पाकिस्तान के बैटर्स मिडल ऑर्डर में आपको लगता है कि टेस्ट मैच बैटिंग के लिए उतने ज़्यादा तैयार नहीं है? देखिए अब तो हम पहले ही कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा जो ओवरऑल टीम है वो उनकी टीम से स्टैंडर्ड में कम है, वो तो एक तयशुदा बात है और बार बार ये चीज़ें साबित होती रही हैं। जो भी साइम अयूब के बारे में मुजाहिद जमशेद कहे थे, दैट इज़ कॉल अडाप्टेशन जिस प्लेयर को आती है वो जाहिर है कि क्वालिटी प्लेयर में उसका शुमार होता है। ये एक वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्लेयर है कि अडॉप्ट करे कंडीशन को, नॉट ए सिचुएशन। हमारे यहाँ सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, कंडीशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, जो साइम अयूब ने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल जो हमारा जो है, अभी मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरा अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि हमारा, जैसे किसी ने सुना था कि शायद आकिब जान ने कहना कि हर फॉर्मेट की अलग टीम होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए अगर आपके पास वो वॉल्यूम ऑफ प्लेयर मौजूद है उस, और जो आप टैग करते हैं ना किसी को कि ये टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, कोई किसी ने आज तक बताया कि एक टेस्ट प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है या
T20 की होती है और जिस प्लेयर को ले रहा है उसमें ये मौजूद है, आज तक हमने देखा नहीं। मेरी जाती राय में जो शान मसूद हैं वो वाइट बॉल के प्लेयर अच्छे हैं, वो टेस्ट प्लेयर के है ही नहीं, चाहे वो 100 भी बना ले, मगर उनकी जो ज़्यादा जिसे हम कहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान, वो वाइट बॉल क्रिकेट में कर सकते हैं। तो ये जो टैग लगाना या टैग करना किसी को ये टेस्ट प्लेयर है ये वो है, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करके करें तो हमें भी समझ में आए कि क्यों इसको टेस्ट क्रिकेटर का टैग लगा हुआ है, इसको क्यों T20 का लगा हुआ है। बस जिसको चाहते हैं T20, और अगर आपके पास वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है जो हर फॉर्मेट में खेल सके, तो जो टेस्ट प्लेयर होता है जो परफॉर्म करता है टेस्ट में, वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, सिर्फ उसको अडॉप्टेशन करनी आनी चाहिए। वो जो टेस्ट में परफॉर्म कर सकता है वो हर क्रिकेट में कर सकता है, सिर्फ उसकी जो डिफरेंट फॉर्मेट की अडॉप्टेशन है वो अगर उसको क्विकली आती है तो वो खेल सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं जो टेस्ट प्लेयर हो वो T20 या वनडे में नहीं खेल सकता, बिल्कुल खेल सकता है, मगर उसकी वो जो मैंने बात की है अडॉप्टेशन वाली क्वालिटी अगर उसमें मौजूद है तो वो खेल सकता है। और अगर आपके पास वाकई इतना प्लेयर का वॉल्यूम मौजूद है, अभी तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। प्लेयर की वॉल्यूम हो तो जाहिर सी बात है, आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट जो है डेफिनेशन डिफाइन करना जरूरी है कि ये क्यों T20 का प्लेयर है। फॉर्मेट टू फॉर्मेट फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बट जहां हम बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हुई, बट फॉलो ऑन के बाद पार्टनरशिप लगना, शान और बाबर आजम वापस रन्स में दिखना, सबसे मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के लिए कि दैट ही हैज स्टार्टेड गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे। जब हम इन ओपनिंग पार्टनरशिप्स पे नजर डालते हैं तो क्या कमाल किया इस ओपनिंग पार्टनरशिप में, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में फॉलो ऑन होने के बाद दूसरी इनिंग में 200 रन की पार्टनरशिप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। जनूबी अफ्रीका में उनके होम ग्राउंड पर किसी भी एशियाई टीम की जानिब से ये सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। शान मसूद और बाबर आजम की जानिब से 205 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकतदारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे कबल आमिर सुहेल और सईद अनवर ने 1998 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 101 रन की ओपनिंग शराकत बनाई थी। पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड एजाज अहमद और आमिर सुहेल के नाम है। उन्होंने पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 298 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। 2019 में शान मसूद और आबिद अली ने श्रीलंका के खिलाफ 278 रन की शानदार शराकतदारी की थी। 2022 रावलपिंडी टेस्ट में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने 252 रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खालिद इबादुल्ला और अब्दुल कदीर ने 249 रन की शानदार शराकतदारी की थी। 2022 में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने इंग्लैंड के खिलाफ 225 रन की इनिंग्स खेली। सन 2000 में मोहम्मद वसीम और इमरान नजीर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी। पाकिस्तान की जानिब से समी असलम और अजहर अली 2016 में 215 रन की ओपनिंग शराकत कर चुके हैं और मोहम्मद हफीज और इमामुल हक ने 2018 में 205 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। सो जी, पार्टनरशिप्स ये फायदेमंद तो होगी, और फायदेमंद जिस तरह मैंने कहा कि बाबर आजम के लिए, खैर शान वाज आल्सो आउट ऑफ रन्स, बट जिस तरह जलाल साहब ने कहा कि जस्टिफिकेशन देंगे शान को क्यों हम लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर कहते हैं और क्यों ना शॉर्टर फॉर्मेट का, बट बाबर कमिंग इनटू रन्स, मुजाहिद साहब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब 2 टेस्ट मैचेस और रहते हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज जो कि अब खेलेगी पाकिस्तान टीम, एंड देन दो ओडीआईज खेले जाएंगे जो कि ट्राई नेशन होगा, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। गुड साइन फॉर बाबर कमिंग इनटू रन्स। देखें ये तो उसको करना था और करना ज़रूरी था, क्योंकि देखें जितने भी रैंकिंग वाले वर्ड्स हैं ना, ये हमारे एशियन के लिए, रैंकिंग गोरों के तो लिए रैंकिंग नहीं बनी। हम खेलते हैं हमेशा माइंड के यार 2 साल से 3 साल से रन नहीं किए, जैसे विराट कोहली रन नहीं कर रहा, रोहित शर्मा नहीं रन कर रहा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं ड्यू होते हैं, आपको करने हैं, क्योंकि आप एक तो सीनियर प्लेयर्स हैं और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स में आपका शुमार होता है, तो आपको अपनी रेपुटेशन के लिए भी उस तरह का परफॉर्म करना होता है। कई दफ़ा 50-60 के बाद आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि बुरा शॉट मार के आप जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या है कि जब आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं 3-4 जब विकेटें गिरती हैं, फिर आप अपने आप को बुरा भला करना शुरू हो जाते हो कि यार मुझे एज ए सीनियर प्लेयर इस तरह के शॉट नहीं मार। हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अब बाबर को ये रियलाइज़ हो गया है कि लोग बहुत बातें करने शुरू हो गए, अब मुझे एज ए सीनियर एज ए टॉप क्लास बैट्समैन, देखें टेक्निकल तो कोई उसमें फ्लॉज नहीं है, जिसको हम कहेंगे कि यार इसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से रन नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट से ऐसा प्रेशर है जो उसको फोर्स करता है
कि कहीं ना कहीं उसको चोक होने की सिचुएशन में ज़्यादा नज़र आता है हमें, तो उस चोकिंग सिचुएशन से निकला है, थैंक्स गॉड कि उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। और होप के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें भी परफॉर्म करें। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच हैं उसमें भी एक इनिंग ही आनी है, अगर पाकिस्तान उसमें भी पाकिस्तान अगर स्पिनर्स की तरफ चला जाता है। अच्छा जलाल साहब, ये जो बाबर आसिफ वाला मामला, आपको लगता है कि ये जो रन्स आए हैं ये कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन में तब्दीलियां हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, कुछ सीनियर्स को आराम दिया गया, कुछ नौजवान चेहरे नज़र आए, तो कहीं खिलाड़ियों में ये एहसास पैदा हुआ कि हम भी जा सकते हैं, और गए भी कुछ वक्त के लिए। तो ये वाली जो एक पॉलिसी है, इस वजह से फॉर्म में वापसी आ रही है या रन्स करने लग रहे हैं खिलाड़ी, या फिर वाकई दूसरा वाला पहलू है कि आप कितनी की देर आउट ऑफ फॉर्म रह सकते हैं, कितनी की देर आप रन्स के बगैर रह सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परफॉर्म करे। अच्छा, अब 2 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं। जो बाबर आजम प्लेयर हैं वो स्टैब्लिश प्लेयर हैं टीम के, और एक रिकग्नाइज क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस की हुई है। इनका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द टीम डिफरेंट होगा। जो अपकमिंग है या जो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आ रहा है उनका अलग होगा। अमूमन जो टॉप क्लास प्लेयर होते हैं उनको आप उनके साथ बैठ के बात की जाती है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या रीज़न है, और अगर वो विलिंग होते हैं तो उनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं विद द डिस्कशन। आप ऐसे अगर आउट ऑफ वे जाके उनको ड्रॉप करेंगे, दिस इज़ नॉट ए गुड क्राइटेरिया टू ड्रॉप एज ए एस्टेब्लिश प्लेयर। वो उनकी एक रेपुटेशन होती है और वो अपने आप को मनवाए हुए प्लेयर हैं। तो बाबर आजम को अगर किसी ने ड्रॉप किया था तो गलत किया होगा। और बाबर आजम जब अच्छे प्लेयर, अब वापस आने वाली फॉर्म अपने एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर वो अडॉप्ट कर लेते तो इससे पहले भी आ सकते थे। उनको जो प्रैक्टिस करनी थी, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे उनकी एक्टिविटी का नहीं पता कि वो क्या करते रहे। जलाल साहब, कता कलामी की माफी, आपने कहा जिसने ड्रॉप किया होगा गलत किया होगा। क्या एक प्लेयर चाहे जितना सीनियर हो, जितनी उसकी जितनी कंट्रीब्यूशन हो, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्या कभी कभार एक खिलाड़ी के लिए जरूरी नहीं होता कि उसको खेल से थोड़ा सा दूर कर दें कि वो अपने आप को रिफिगर करके आए और उसको वो पुश मिले जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर का पुश होता है? देखिए, प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं या डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, 2 तरह के डोमेस्टिक परफॉर्मर। एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किए थे, वो तो डिजर्व करता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। जहाँ तक बाबर आजम, मैंने कहा एस्टेब्लिश प्लेयर की बात की थी, एस्टेब्लिश प्लेयर के साथ आप डिस्कस करके ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, मगर आप, या हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जब कोई परफॉर्म नहीं करे उससे बात करना भी छोड़ देते हैं। हम अपने आप को खुद देख चुके हैं, ड्रेसिंग में हम भी बैठे हैं, हमने भी कुछ क्रिकेट खेली है। तो ये बहुत गलत तरीकाकार है। जो प्लेयर ने परफॉर्म नहीं कर रहा उसके साथ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और वजह ढूंढनी पड़ती है और फिर उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है जिससे वो वापस आ जाए। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छा खेलो तो वाह है और ख़राब खेलो निकाल दो। बीच वाला जो प्रोसेस है जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत होती है वो डिस्कशन से भी होता है, वो प्रैक्टिस कराई जाती है बाकायदा उसको, और उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। हमारे यहाँ वो कॉन्फिडेंस देने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस खराब किया जाता है जिससे वो वापस फॉर्म में आने में बहुत देर लगती है। और जो डिजर्विंग प्लेयर है डोमेस्टिक के, वो हर प्लेयर नहीं खेल सकता। बहुत देर लगती है। अच्छा, बहुत देर लगती है। जलाल साहब, कता कलामी की इमारत चाहूँगा, ये जो बात करने वाला दरमियान वाला रास्ता है, उनके ये अच्छा खेल रहा तो वाह वाह, ख़राब खेला तो ड्रॉप कर दो, इसके दरमियान में बात करने के लिए किस किस्म की सलाहियत का होना ज़रूरी है? यार बात पता क्या है, एक वर्ड, 2 वर्ड हैं, वंडरफुल और बैड। बीच वाला रास्ता खत्म। भाई पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये जो गैप है इसको कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वेल एंड गुड, वाह वाह। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा उससे बात करनी बंद करते। बिल्कुल। यकीन करें, उसके साथ टेबल पे बैठ के खाना पसंद नहीं करते। उसके साथ जो को जा रही होती ग्राउंड के की तरफ जा रही होती, उसकी सीट के पसंद नहीं करते। तो ये जो माइंडसेट है इसको चेंज होना चाहिए। वाकई उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितने जब वो रन नहीं कर एंड देन बोर्ड की कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए कि बोर्ड कम्युनिकेट करे प्लेयर्स को प्रॉपर्ली कि क्या प्लान है, क्यों ड्रॉप किया है, क्यों रेस्ट किया है। बट विद दैट वक्त हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। जलाल साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। मुजाहिद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। और वक्त जोर का जोर का खत्म हो गया। जाते जाते आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान इज ट्रेलिंग बाय 44 रन। सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान आर स्टिल ऑन द क्रीज। क्या ये लीड की तरफ ले जा सकेंगे? 5वां दिन कल पता चलेगा कि किस तरफ किस करवट जाता है ये खेल। इसी के साथ सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।